नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन जैसे उम्मीद की गई थी हंगामेदार रहा और इस बार हंगामे की वजह बनी मानव तस्करी। मुद्दा पूर्व सीएम रमन सिंह ने उठाया तो सवाल पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विपक्ष की गुगली में फंसते नजर आए और क्लीन बोल्ड होते नजर आए। ताम्रध्वज साहू पर सदन को गलत जानकारी देने के आरोप भी लगे और सियासत के बीच यह भी सच है कि सरकार किसी की भी रही हो, मानव तस्करी की रोकथाम में नीतियां फिसड्डी साबित हुई हैं। हालात ये हैं कि सैकड़ों केस दर्ज होने के बावजूद मुट्ठी भर आरोपियों को ही सजा मिल पाती है और आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कब से मानव तस्करी चली आ रही है, आंकड़े क्या कहते हैं और किसने क्या कर लिया। तो ये एक ऐसा मामला है जो बहुत गंभीर है, कई सालों से होता आ रहा है। दावे बहुत किए गए, वादे बहुत किए गए, पर असलियत में कुछ कारगर कदम नहीं उठाएगा। अगर उठाए भी गए हैं तो सिर्फ जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि कुछ मुट्ठी भर आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है। कहां तक नेटवर्क फैला हुआ है, सूत्रधार कौन है, उसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा पाए। कोशिश करेंगे बात करने की। शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे और साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे राम निवास यादव जी, पूर्व डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। श्रीचंद सुंदरानी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अभय नारायण राय, प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राम निवास यादव जी आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि आपने कमान संभाली है और आपने कानून व्यवस्था को भी देखा है और मानव तस्करी को आप बेहतर तरीके से बता भी सकते हैं कि आखिर क्यों हम तह तक नहीं जा पाते। इसके इनका नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है, हर साल 40, 50, 60, 70 मामले सामने आते हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाता है। ये सभी मैं अपने साथियों का इसमें प्रोग्राम में स्वागत करता हूं जी और उनको नमस्कार करता हूं। मानव तस्करी एक काफ़ी जघन्य अपराध है और सदियों से, जब से मानवता हुई है तभी से मानव तस्करी का जो अपराध है वो घटित होता चला आ रहा है। इसमें और विशेषकर जो हमारे जनजातीय क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें ये समस्या ज़्यादा है और ये अपराध ज़्यादा हैं, जिसमें कोरबा है, रायगढ़, बलरामपुर, जसपुर और जसपुर ज़िला काफ़ी इससे प्रभावित है। इसमें जो मुख्य समस्या ये रहती है कि क्योंकि इसमें परिवार के लोग जो शुरू में भोलेपन में वो फंस जाते हैं कि उनको ये सब्ज बाग दिखाया जाता है कि आपके बच्चों को हम किसी बड़े शहर में नौकरी लगवाएंगे, उनका जीवन अच्छा रहेगा। तो काफ़ी दिनों तक तो वो जब एक तरीके से परिवार वाले लोग भ्रमित होकर और वो चंगुल में फंस जाते हैं और फिर वो उनको वहाँ भेज देते हैं। जब वो वहाँ पे समस्याएं जब भेजने के बाद उत्पन्न होती हैं तब वो प्रशासन या पुलिस के समक्ष चीज़ें आती हैं कि भाई इस तरीके से हमारा, जिसमें कि ज़्यादातर लड़कियां ही मतलब हमारी वो ज़्यादा जाती हैं और पहले घरों में काम करने के बहाने से या दूसरे तरीके से या कुछ जो कम उम्र के बच्चे हैं वो उसको ले जाए जाते हैं। इसकी ये समस्या ये रहती है, घर वाले समय पे इसकी सूचना या उनसे नहीं मिल पाती। जब बहुत समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती तब सूचना आती है और तब पुलिस उसमें या प्रशासन उसमें एक्टिव हो पाता है। ये चीज तो हमने यहाँ पर देख ली है, लेकिन हम लोग कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो या फिर हम एक तरीके से कहें कि सामाजिक और परिवार कोशिश कर रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, एक तरीके से शामिल रहता है जिसकी वजह से। जी ठीक है, इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं जरा श्रीचंद सुंदरानी जी से ये जानना चाहता हूँ। श्रीचंद सुंदरानी जी, आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि विपक्ष ने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद की और सत्ता पक्ष तभी बहुत अच्छे से काम कर पाता है जब विपक्ष उसकी पूरे प्रॉपर तरीके से घेराबंदी करे, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाए। और आज हमने ये देखा कि बीजेपी की संख्या भले ही कम है, लेकिन एक्सपीरियंस, तजुर्बे के मामले में जो बीजेपी के लोग जो सदन में मौजूद हैं वो किसी से कम नहीं है। तो सुंदरानी जी, ये जो मुद्दा यहां पर उठाया है, आपने अपनी बात क्या रखी, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कहां कमी रह गई?
देखिए, सरकार की जहाँ तक मैं बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आदरणीय रामनिवास जी आज हम लोगों के बीच में है। बहुत लंबे अरसे बाद हम सालों के बाद, कई 3-4 सालों के बाद ऐसा डिबेट में बैठने का अवसर मिला है। वह एक अच्छे अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ में रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिला विधानसभा में। हम लोग तो शुरू से आक्रामक रहते हैं, लेकिन इस सरकार को हम 2 साल समय देना चाहते थे। भारी बहुमत से सरकार जीत के आई थी, लेकिन आप देखिए लगातार निरुत्तर हो रहे हैं, मंत्री निरुत्तर हो रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मानव तस्करी हो, चाहे ड्रग्स के नशे की बात हो, या अन्य अन्य प्रकार के अपराध जिस प्रकार से तेजी से बढ़े हैं पिछले 2 सालों में, हमने देखा कि हत्याओं का दौर जिस प्रकार से एक महीने में 18 हत्याएं राजधानी में हो जा रही है। हिमांशु जी, तो मैं कह रहा हूं कि सरकार की पकड़ कहाँ रह गई, अपराधियों में भय कहाँ रह गया। यही पुलिस अधिकारी थे हमारे शासन में जो अपराधियों में भय रहता था, अपराध पे अंकुश रखता था। आज मानव तस्करी के मामले में भी जितने मामले सामने आ रहे हैं, मतलब घृणित अपराध है ये तो। मानव तस्करी में जो लोग शामिल है, चाहे जिस लेवल के भी हो, जैसे भी लोग हों, जिससे भी संबंध रखते हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुंदरानी जी, देखिए हम देखिए मैं यहाँ पर अगर ये वाली बात बोलूं कि कांग्रेस ये कदम नहीं उठा पा रही है, सुंदरानी जी देखिए, अगर मैं ये वाली बात बोलूं कि कांग्रेस के राज में ज्यादा मानव तस्करी हो रही है या बीजेपी के राज में कम हो रही थी, तो ये तो गलत होगा ना। क्योंकि मैं तो पूरे आंकड़े हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में बताए हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है, मेहनत करी, आंकड़े निकाल के लाए हैं। 2016 में 68, 2017 में 48, फिर 50 का आंकड़ा पार किया। और यह भी कहा जाता है कि बहुत कम आंकड़े पेश किए जाते हैं, असलियत में आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं। कितने लोगों का तो पता नहीं चल पाता है कि उनको कहां से ले जाकर कहां पर बेच दिया जाता है, कुछ पता नहीं, चंद पैसों के लालच में पता भी नहीं चलता कि वो किस आग में झोंकने जा रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमारी नीति कहां पर कमी रह गई। आपकी भी बात करूंगा और आपसे भी ये पूछना चाहता हूं, आपके वक्त पर भी हुआ ये। नहीं हिमांशु जी, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अपराध करने वाला पकड़ा जाए इससे हम संतुष्ट होकर बैठ नहीं सकते। अपराध हो ही ना, हम लोग इतनी कड़ाई करें, इतना भय पैदा करें अपराधियों के बीच में, ताकि अपराधी अपराध करने से डरे। चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार का दायित्व है अपराध को रोकना, मानव तस्करी को रोकना, नशीले पदार्थों को रोकना, शराब की अवैध बिक्री को रोकना। राजस्व घट रहा है शराब का, पहली बार हर साल राजस्व नहीं, हमें राजस्व की अभी बात ही नहीं करनी, माफ कीजिएगा, मैं डिरेल नहीं होने दूंगा, घट रहा है, डिरेल नहीं होने दूंगा। शराब को मैं अपनी ट्रेन का पायलट हूं, सीधे मानव तस्करी पे ही बात करूंगा, राजस्व की बात फिर कभी कर लेंगे। सुंदरानी जी, माफ कीजिएगा, राय साहब, क्या अपराधियों के मन में खौफ पैदा नहीं कर पा रहे हैं आप? मानव तस्करी के मामले क्यों रुक रहे हैं? और क्यों आज सदन में किरकिरी हुई सत्ता पक्ष की? सवालों के जवाब नहीं थे क्या? बहुत ही मार्मिक विषय पर और बहुत आवश्यक विषय पर आज ये डिबेट आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और इस डिबेट में हमारे डीजीपी साहब पुराने बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है रामनिवास जी का। हिमांशु जी, मानव तस्करी के मामले जिसको कांग्रेस ने लोकसभा में उठाया था कि 15 साल में 36,000 मामले थे, पता नहीं चला उन बच्चियों का कि वो कहाँ गई। राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्न उठा और केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी थी रमन सिंह सरकार को, राष्ट्रपति का पत्र आया था रमन सिंह सरकार को, और आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर, और मैं आश्चर्यचकित हूं कि आज भी अगर वो चीज चल रही है तो नहीं चलना चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था अभी आपके चैनल पर, वो विधानसभा में पूछ रहे थे कि मानव तस्करी आप किसे मानते हैं, मानदंड क्या है। 15 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, आप बताइए कि मानव तस्करी क्या है, मानव तस्करी का मानदंड क्या है। देखिए राय साहब, बच्चियों को बहला फुसला के कुछ सवालों के जवाब पूछे, और यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर, छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाया भी कि गृह मंत्री के पास सीधे स्पष्ट जवाब नहीं थे, बात घुमाते नजर आए। पूरे जवाब हैं। गृह मंत्री जी हमारे थोड़े सीधे हैं, आक्रामक जवाब नहीं देते, बड़ी आराम से अपनी बात कहते हैं, और उन्होंने पूरी बात कही।
और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके चैनल पे गृह मंत्री जी पुनः आके इस बातों का जवाब देंगे, जवाब देने में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को आपने उठाया है, बहुत गंभीरता से इस पे बात होनी चाहिए तो हम तो तैयार हैं, लेकिन आज आप कुछ इतनी बात तो गरीबी है करें कि लोग अपने आप बच्चों कुछ को बात तो करें। हम तो नौकरी चाहते के हैं लिए, कि बात हो, कमाने खाने के लिए, हाँ, पढ़ाई हम के चाहते नाम हैं पर कि आप कुछ बात करें। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा ना, कि आपने हमें आश्वस्त कर दिया, हमने कहा ठीक है भाई, हमारी चर्चा बिल्कुल सार्थक हो गई है। आखिर छत्तीसगढ़ में इतनी गरीबी क्यों रह गई कि बच्चों को पढ़ने के नाम पे, काम करने के नाम पे माँ बाप स्वयं बाहर भेजते हैं और वो मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। यह प्रश्न है, इस पे बात होनी चाहिए विधानसभा में, इस पे बात होनी चाहिए विपक्ष की ओर से कि आखिर 15 साल में क्यों गरीबी रह गई इतनी, क्यों मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है पटेरिया जी, क्यों उनको बच्चों को माँ बाप को बाहर भेजना पड़ रहा है। और मानव तस्करी को रोकना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए और पुलिस बहुत मुस्तैदी से इस पर कार्य करेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और सरकार से मैं भी निवेदन करूंगा कि कम से कम इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से काम होना चाहिए। पटेरिया जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पटेरिया जी देखिए, बहुत गंभीर हर कोई नजर आ रहा है, आश्वासन दिए जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है कि नहीं मार्मिक विषय है तो इस पर बहुत गहराई से बात होनी चाहिए। लेकिन क्या वो सिर्फ कैमरे के सामने या फिर हम लोगों के सामने मीडिया में चर्चा में ही निकलती है? असलियत में वो क्यों नहीं दिख पाती? कहां पर कमी रह जाती है? सरकार की मंशा यहां पर दिखती है, लेकिन जहां दिखनी चाहिए वहां भाई कहां गायब हो जाती है? हिमांशु जी, वास्तव में सबसे बड़ी राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, हम छोटे छोटे काम नहीं करते हैं। पिछले 40 सालों से जगदलपुर से लेकर कोरबा, कोरबा से लेकर बलरामपुर तो अभी बनाए हैं, सारे जिलों में मैं आता जाता रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है गरीबी और गुर्बत, सबसे बड़ी बात है। और हर व्यक्ति अपने बच्चों को एक नया सपना देना चाहता है। हाँ। पिछले दिनों बड़ी संख्या में बच्चे पकड़े गए थे जिनको अन्य राज्यों में ले जाया जा रहा था, संभवतः उड़ीसा या कहाँ ले जाया जा रहा था, तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। ओडिशा की बात सबसे बड़ी बात है कि प्लेसमेंट एजेंसियों को लेकर क्या जी 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 तो दो मामले थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेसमेंट एजेंसियों, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो ठेकेदारों पर आपका नियंत्रण है, क्या उनका आप एम्पैनलमेंट या रजिस्ट्रेशन करते हैं? अगर करते हैं तो उन पर निगरानी कैसे रखते हैं? एक बस किसी अन्य राज्य से आती है, 10-12 घंटे आपके यहाँ खड़ी रहती है, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ है, आपका कोटबार कहाँ है, आपका चौकीदार कहाँ है, आपका पुलिस कहाँ है, आपका बीट कांस्टेबल कहाँ है? दिक्कत ये है जब उलझन पैदा हो जाती है तब हम सारी बातें कहते हैं, करने लगते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि एक टेक्निकली कुल मिला के पुलिसिंग का तरीका होता है। एक निश्चित बीट होती है, निश्चित गांव होते हैं, निश्चित संख्या होती है और उनमें जो होने वाली घटनाएं हैं उन पर निगाह रखी जाती है। आज मालूम नहीं पड़ा हुजूर तो कल मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है 48 घंटे से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। पहले एक जमाने में जो पुलिसिंग होती थी वो मैन टू मैन मार्किंग पे होती थी। ये गांव में कांस्टेबल पहुंचता था तो उसका जलवा और उसका उपस्थिति का प्रभाव आज वो खत्म हो गया। वो क्यों हुआ है? तो मुझे लगता है बड़ी बड़ी बातें हम ना करें, हम छोटी छोटी बातें करें, हम गांव की छोटी छोटी दिक्कतों को समझें और गरीबी, गुर्बत और इन सब चीजों को दूर करें। दिल्ली में जब मैं कई बार आता हूं तो कई परिवारों में छत्तीसगढ़ की बच्चियां काम करते हुए मिल जाती हैं, उड़ीसा का भी मिलती हैं। दरअसल गरीबी के चक्कर में दिल्ली में काम करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियां उनको वहां ले आती हैं और उनकी जिंदगी नर्क होने लगती है। वो घर के किसी फ्लैट के कोने में पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारती हैं क्योंकि उनको एक पैसा उनके परिवार को मिल चुका होता। तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बातें ना करें, कुछ हम यथार्थ में करें और तब इस समस्या का हल होगा। बहुत अच्छी बात आपने की है और जो अहम बात आपने यहाँ पर पुलिसिंग की कही है ना, इस पर मैं कोई पॉलिटिकल प्रतिक्रिया नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। रामनिवास यादव जी हमारे साथ मौजूद है तो उन्हीं से बात करूंगा। रामनिवास यादव जी, पटेल जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि पहले के वक्त पर हमने देखा था हमारी पुलिसिंग कैसे होती थी, मैन टू मैन। अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो एक पत्ता भी कहां हिल रहा है ये पता हमको चल जाता है, लेकिन दलाल अपना जाल बिछाते हैं, वहां पर लोगों को लालच देते हैं, उनके बच्चों को ले जाते हैं और क्या किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाती? ऐसा संभव है? ग्रामीण हैं, मितानिन हैं, प्रतिनिधि हैं, इन सभी लोगों के संपर्क में रह के एक सोशल पुलिसिंग या फिर किसी भी तरह से लोगों से जुड़कर हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर कौन क्या करने वाला है, कौन क्या लालच दे रहा है, कौन यहां पर एक एक्टिविटी हो रही है। तो यहां पर हम क्यों नहीं कदम उठाते सर?
ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि जिसमें कहें कि हमारी सोशल पुलिसिंग नहीं, जिसमें कहें बेसिक पुलिसिंग। जी, बेसिक पुलिसिंग जब कमज़ोर रहती है तो ये चीज़ें इस प्रकार से उभर के आती हैं। मैं सभी जो जितने भी हमारे महानुभाव हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, उनसे एक मैं निवेदन करूंगा कि जैसे छत्तीसगढ़ क्या है कि पहले बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र रहा था जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और 1990 92 तक एकदम से बिल्कुल शांति प्रिय क्षेत्र था ये। तो उसमें पुलिसिंग का उस तरीके का जो था, एक आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्र की पुलिसिंग ही थी। अचानक से फिर ये नक्सलवाद पैदा हो गया और फिर बाकी समस्याएं। तो ये जो पुलिस का भी जो एक तरीके से जो दिशा था वो नक्सलवाद की तरफ पूरी तरीके से मुड़ गई और बेसिक पुलिसिंग उसमें कमज़ोर हो गई। जैसे जब 2000 में यहाँ पे तो रावत जी, क्या आप लोगों की तरफ से तो कभी सरकार की तरफ से आपसे सुझाव मांगा गया इस बारे में, या फिर आप लोगों ने कभी खुद से ये सुझाव देने की कोशिश की सरकार को कि भाई इस तरीके से जो हमारे गुप्तचर हैं उससे हम एक्टिव करके इसको रोक सकते हैं? उसमें काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन जैसे कई बार कहें कि जब समस्याएं चारों तरफ से ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो जो कम समस्या उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसमें नेगलेक्ट हो जाती हैं। और छत्तीसगढ़ में भी हुई हैं, क्योंकि जब प्रदेश बना तो मात्र 20,000 की संख्या थी, जो अब बढ़ के वहाँ पे 70,000 और 80,000 तक की संख्या जो जिला पुलिस की वही पहुंची है। तो उसकी भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग करना, उनको देना, फिर बाकी जो CRPF वगैरह हैं वो मिला के अब तकरीबन 1.5 लाख है। तो बेसिक पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है और उसी बहुत अच्छी बात। अब मैं एक चीज देखिए, आपने ये बात कहा बेसिक पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है, और ठीक है पुलिस की तादाद बहुत कम है, संख्या बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ रही है। हमारे साथ में सुंदरानी जी भी हैं, राय साहब भी हैं। मैं ज़रा दोनों से एक बात जानना चाहता हूं, किस घर में कितने वोट हैं, किस जिले में कितने वोट हैं, कौन बीजेपी के पक्ष में वोट डालने जा रहा है, कौन कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने जा रहा है, किस घर में क्या खिचड़ी पक रही है, नेताओं को सब पता रहता है, उनके लोगों को सब पता रहता है कि वो पहले ही अंकगणित लगा लेते हैं कि इस जिले से, इस वार्ड से हमें इतने वोट मिलेंगे। लेकिन जब ये वाली बातें आती हैं तब हम लोग क्यों नहीं अपने जो कार्यकर्ता उनको सक्रिय करते कि भाई अगर ऐसी कोई भी खबर है आप बताएं हमें। शुरुआत सुंदरानी जी आपसे। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरकार में जब हम बैठते हैं, सरकार की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, तो निश्चित रूप से इन सारे बिंदुओं पर सरकार ध्यान देती है। लेकिन एक हमारा देखा जाए तो आज 20 साल हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने, लेकिन चाहे आदरणीय रामनिवास जी है बता सकते हैं कि कितनी पुलिसिंग में भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। पहले क्या स्थिति थी? 55 साल यहाँ पे कांग्रेस का पुलिसिंग ने की। आप लोगों ने अपनी तरफ से स्पेशल एफर्ट्स क्या किए, मुझे ये बताइए। देखिए यहाँ पर सुझाव भी निकले हैं, जब आपकी सरकार थी तो स्पेशल एफर्ट्स क्या किए गए आप लोगों की तरफ से, जिस पर मैंने और पटेल जी ने बात की? देखिए अपराध रोकने के लिए भारतीय जनता, देखिए अपराध तो कभी भी होंगे, लेकिन अपराधी भय से ग्रसित हो, अपराधी के मन में भय पैदा रहे, यह हमारी सरकार ने 15 साल में कर दिखाया। कहीं न कहीं अपराधों पे नियंत्रण भी पाया। सुंदरानी जी, अपराध होंगे ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन अपराध कहाँ होने वाले हैं वहां पर अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करके हम उससे पहले रोक सकते हैं। हमें प्रोएक्टिव यहां पर होना होगा। राय साहब, आप लोग भी नहीं हो पा रहे हैं प्रोएक्टिव। क्या आप लोगों की तरफ से ऐसी रणनीति बनाई गई कि किसी गांव में, किसी क्षेत्र में अगर दलाल कहीं एक्टिव है तो वो खबर सबसे पहले स्थानीय पुलिस को लगे, पुलिस एक्टिव हो, सरकार एक्टिव हो? क्या इसके लिए कुछ कदम उठे हैं? हिमांशु जी, रामनिवास सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस और जनता के बीच में जन भागीदारी का संबंध होना चाहिए कि हम अपनी बातों को शेयर करें, हम पुलिस को बताएं। ठीक है, दूसरी भाषा में मुखबिरी चलती थी, मुखबिर रहते थे और मुखबिर पहुंचाते थे। अब वो मुखबिरी दलाली में बदल गई है, केवल दलाल ये सब काम कर रहे हैं। तो जनता की भागीदारी पुलिस के साथ जब तक नहीं होगी तब तक इन बातों की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पुलिस का काम होता है जब अपराध घटित होता है, कोई घटना घटी तो वहाँ पे पुलिस पहुँचता है, संविधान पहुँचता है। लेकिन पुलिस का काम अगर ये किया जाए कि अपराध ना हो
सुंदरानी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, मैं सहमत हूं कि पुलिस और जनता के बीच अपराध न हो, उसके लिए हम सचेत करें और एक गाइडलाइन जारी हो कि सर ऐसे सिंपल ऐसे सी बात, मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं। देखिए पटेरिया जी से मैं एक फाइनल कमेंट लेके एक छोटी सी बात कह रहा हूं। पटेरिया जी, क्या ये सुझाव पे अमल कर पाना इतना मुश्किल है कि हम लोग एक चौपाल लगाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर जो प्रतिनिधि हैं, जो ग्रामीण हैं, जो मितानिन हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता, सब लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि अगर कहीं पर ऐसी कोई छोटी सी हलचल मिलती है आप ऊपर तक बात पहुंचाएं। कितना मुश्किल है भाई ये पटेरिया जी? हिमांशु जी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इंफॉर्मेशन और रिस्पांस सिस्टम अगर हमारा मजबूत हो तो मुझे लगता है हर गांव का हर आदमी उस सूचना को देने के लिए तैयार है। दिक्कत है सूचना लेने का तरीका और तहजीब आपको होना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है सत्ता में कोई भी हो वो उनकी एक तरीका होता है, काम ना कर, काम की चिंता का इजहार कर और यह इजहार बार बार कर। तो दिक्कत यह है कि काम नहीं होता है, उसकी चिंता का इजहार होता है। सबसे बड़ी बात है फीडबैक एंड रिस्पांस सिस्टम अगर मजबूत बना दिया जाए, लोगों को एजुकेट कर दिया जाए कि आप कहां सूचना दे सकते हैं, तो चीजें सुधर सकती हैं। अन्यथा हम बहस दर बहस करते जाएंगे, डिबेट दर डिबेट करते चले जाएंगे और समस्या का अंत कभी नहीं होगा। राय साहब, उम्मीद करें आंकड़े कुछ कम दिखेंगे और कुछ ऐसा सिस्टम आप लोग डेवलप करेंगे अब? बिल्कुल, जिस तरह हम लोग विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का नारा दिए हैं, अभी तक जो है मैं वो नहीं, आप सिस्टम डेवलप करेंगे ऐसा? आप ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे? थानेदारों से बात करते हैं और जनता के बीच अभी हम लोगों ने साइबर मित्र बनाए हैं और सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निगम के वार्डों में। चलिए राय साहब सीधे हैं, आप तो सीधे नहीं है ना सुंदरानी जी। हाथ जोड़कर अपील है आपसे, जिस मुखरता के साथ आज आप लोगों ने अपनी बात रखी है ना सदन में, ये मुद्दा भी उसी मुखरता के साथ रखें और आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। राय साहब सीधे, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और आप एक पूरा नेटवर्क तैयार करें ताकि आगे हम प्रोएक्टिव रहें और कोई छत्तीसगढ़ का बच्चा कहीं बाहर बिछ ना सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।